लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 33वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 6 महीने गुजर गए। सेवाश्रम का ट्रस्ट बन गया। केवल स्वामी आत्मानंद जी ने, जो आश्रम के प्रमुख कार्यकर्ता और एक घोर समष्टिवादी थे, इस प्रबंध से असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे दिया। वो आश्रम में धनिकों को नहीं घुसने देना चाहते थे। उन्होंने बहुत जोर मारा कि ट्रस्ट न बनने पाए। उनकी राय में धन पर आश्रम की आत्मा को बेचना आश्रम के लिए घातक होगा। धन ही की प्रभुता से तो हिंदू समाज ने नीचों को अपना गुलाम बना रखा है। धन ही के कारण तो नीच ऊंच का भेद आ गया है। उसी धन पर आश्रम की स्वाधीनता क्यों बेची जाए। लेकिन स्वामी जी की कुछ न चली और ट्रस्ट की स्थापना हो गई। उसका शिलान्यास रखा सुखदा ने। जलसा हुआ, दावत हुई, गाना बजाना हुआ। दूसरे दिन शांति कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सलीम की परीक्षा भी समाप्त हो गई और उसने जो पेशीन गोई की थी वो अक्षरशः पूरी हुई। गजट में उसका नाम सबसे नीचे था। शांति कुमार के विस्मय की सीमा न रही। अब उसे कायदे के मुताबिक 2 साल के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए था, पर सलीम इंग्लैंड न जाना चाहता था। 2-4 महीने के लिए सैर करने तो वो शौक से जा सकता था, पर 2 साल तक वहां पड़े रहना उसे मंजूर न था। उसे जगह न मिलनी चाहिए थी, मगर यहां भी उसने कुछ ऐसी दौड़ धूप की, कुछ ऐसे हथकंडे खेले कि वो इस कायदे से मुस्तसना कर दिया गया। जब सूबे का सबसे बड़ा डॉक्टर कह रहा है कि इंग्लैंड की ठंडी हवा में इस युवक का 2 साल रहना खतरे से खाली नहीं, तो फिर कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेता। हाफिज हलीम लड़के को भेजने को तैयार थे, रुपए खर्च करने को तैयार थे, लेकिन लड़के का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो वो किसका दामन पकड़ेंगे। आखिर यहां भी सलीम की विजय रही। उसे उसी हलके का चार्ज भी मिला जहां उसका दोस्त अमरकांत पहले ही से मौजूद था। उस जिले को उसने खुद पसंद किया। इधर सलीम के जीवन में एक परिवर्तन हो गया था। हंसोड़ तो उतना ही था, पर उतना शौकीन, उतना रसिक न था। शायरी से भी अब उतना प्रेम न था। विवाह से जो उसे पुरानी अरुचि थी वो अब बिल्कुल जाती रही थी। ये परिवर्तन एकाएक कैसे हो गया हम नहीं जानते, लेकिन इधर वो कई बार सकीना के घर गया था और दोनों में गुप्त रूप से पत्र व्यवहार भी हो रहा था। अमर के उदासीन हो जाने पर भी सकीना उसके अतीत प्रेम को कितनी एकाग्रता से पाले हुई थी, इस अनुराग ने सलीम को परास्त कर दिया था। इस ज्योति से अब वो अपने जीवन को आलोकित करने के लिए विकल हो रहा था। अपनी मामा से सकीना के उस अपार प्रेम का वृतांत सुन सुनकर वो बहुधा रो दिया करता। उसका कवि हृदय, जो भ्रमण की भांति नए नए पुष्पों के रस लिया करता था, अब संयमित अनुराग से परिपूर्ण होकर उसके जीवन में एक विशाल साधना की सृष्टि कर रहा था। नैना का विवाह भी हो गया। लाला धनीराम नगर के सबसे धनी आदमी थे। उनके जेठे पुत्र लाला मनीराम बड़े होनहार नौजवान थे। समरकांत को आशा न थी कि यहां संबंध हो सकेगा, क्योंकि धनीराम मंदिर वाली घटना के दिन से ही इस परिवार को हे समझने लगे थे। पर समरकांत की थैलियों ने अंत में विजय पाई। बड़ी बड़ी तैयारियां हुईं, बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। दूर दूर से नातेदारों की टोलियां आईं, लेकिन अमरकांत न आया और न समरकांत ने उसे बुलाया। धनीराम ने कहला दिया था कि अमरकांत विवाह में सम्मिलित हुआ तो बारात द्वार से लौट आएगी। ये बात अमरकांत के कानों तक पहुंच गई थी। नैना न प्रसन्न थी न दुखी थी। वो न कुछ कह सकती थी न बोल सकती थी। पिता की इच्छा के सामने वो क्या कहती। मनीराम के विषय में तरह तरह की बातें सुनी थी। शराबी है, व्याभिचारी है, मूर्ख है, घमंडी है, लेकिन पिता की इच्छा के सामने सिर झुकाना उसका कर्तव्य था। अगर समरकांत उसे किसी देवता की बलि देवी पर चढ़ा देते तब भी वो मुंह न खोलती। केवल विदाई के समय वो रोई, पर उस समय भी उसे ये ध्यान रहा कि पिताजी को दुख न हो। समरकांत की आंखों में धन ही सबसे मूल्यवान वस्तु थी। नैना को जीवन का क्या अनुभव था। ऐसे महत्व के विषय में पिता का निश्चय ही उसके लिए मान्य था। उसका चित्त सशंक था, पर उसने जो कुछ अपना कर्तव्य समझ रखा था उसका पालन करते हुए उसके प्राण भी चले जाएं तो उसे दुख न होगा। इधर सुखदा और शांति कुमार का सहयोग दिन दिन घनिष्ठ होता जाता था।
धन का अभाव तो था नहीं, हर एक मोहल्ले में सेवाश्रम की शाखाएं खुल रही थीं और मादक वस्तुओं का बहिष्कार भी जोरों से हो रहा था। सुखदा के जीवन में अब एक कठोर तप का संचार होता जाता था। वो अब प्रातःकाल और संध्या व्यायाम करती, भोजन में स्वाद से अधिक पोषकता का विचार रखती। संयम और निग्रह ही अब उसकी जीवनचर्या के प्रधान अंग थे। उपन्यासों की अपेक्षा अब उसे इतिहास और दार्शनिक विषयों में अधिक आनंद आता था और उसकी बोलने की शक्ति तो इतनी बढ़ गई थी कि सुनने वालों को आश्चर्य होता था। देश और समाज की दशा देखकर उसे सच्ची वेदना होती थी और यही वाणी में प्रभाव का मुख्य रहस्य है। इस सुधार के प्रोग्राम में एक बात और आ गई थी, वो थी गरीबों के लिए मकानों की समस्या। अब ये अनुभव हो रहा था कि जब तक जनता के लिए मकानों की समस्या हल न होगी, सुधार का कोई प्रस्ताव सफल न होगा। मगर ये काम चंदे का नहीं, इसे तो म्यूनिसिपैलिटी ही हाथ में ले सकती है। पर यह संस्था इतना बड़ा काम हाथ में लेते हुए भी घबराती थी। हाफिज हलीम प्रधान थे, लाला धनीराम उप प्रधान। ऐसे दकियानूसी महानुभावों के मस्तिष्क में इस समस्या की आवश्यकता और महत्व को जमा देना कठिन था। दो चार ऐसे सज्जन तो निकल आए थे जो जमीन मिल जाने पर 2-4 लाख रुपए लगाने को तैयार थे। उनमें लाला समरकांत भी थे। अगर 4 आने सैकड़े का सूद भी निकलता आए तो वो संतुष्ट थे। मगर प्रश्न था, जमीन कहाँ से आए। सुखदा का कहना था, जब मिलों के लिए, स्कूलों और कॉलेजों के लिए जमीन का प्रबंध हो सकता है तो इस काम के लिए क्यों ना म्यूनिसिपैलिटी मुफ्त जमीन दे। संध्या का समय था। शांति कुमार नक्शों का एक पुलिंदा लिए हुए सुखदा के पास आए और एक एक नक्शा खोल कर दिखाने लगे। ये उन मकानों के नक्शे थे जो बनाए जाएंगे। एक नक्शा 8 आने महीने के मकान का था, दूसरा 1 रुपये किराए का और तीसरा 2 रुपये किराए का। 8 आने वाले में एक कमरा था, एक रसोई, एक बरामदा, सामने एक बैठक और छोटा सा सहन। 1 रुपये वाले में भीतर 2 कमरे थे और 2 रुपये वाले में 3 कमरे। कमरों में खिड़कियां थीं, फर्श और 2 फीट ऊंचाई तक दीवारें पक्की, ठाट खपरेल का था। 2 रुपये वालों में शौच गृह भी थे। बाकी 10-10 घरों के बीच में एक शौच गृह बनाया गया। सुखदा ने पूछा, आपने लागत का तखमीना भी किया है? और क्या, यूं ही नक्शे बनवा लिए? 8 आने वाले घरों की लागत 200 होगी, 1 रुपये वाले की 300 और 2 रुपये वालों की 400। 4 आने का सूद पड़ता है। पहले कितने मकानों का प्रोग्राम है? कम से कम 3000। दक्षिण की तरफ लगभग इतने ही मकानों की जरूरत होगी, मैंने हिसाब लगा लिया है। कुछ लोग तो जमीन मिलने पर रुपए लगाएंगे, मगर कम से कम 10 लाख की जरूरत और होगी। मार डाला, 10 लाख एक तरफ के लिए? अगर 5 लाख के हिस्सेदार मिल जाएं तो बाकी रुपए जनता खुद लगा देगी। मजदूरी में वही किफायत होगी। राज, बेलदार, बढ़ई, लोहार आदि मजदूरी पर काम करने को तैयार हैं। ठेले वाले, गधे वाले, गाड़ी वाले, यहां तक कि इक्के और तांगे वाले भी बेगार में काम करने पर राजी हैं। देखिए, शायद चल जाए। 2-3 लाख शायद दादाजी लगा दें। अम्मा के पास भी अभी कुछ न कुछ होगा ही। बाकी रुपए की फिक्र करनी है। सबसे बड़ी जमीन की मुश्किल है। मुश्किल क्या है? 10 बंगले गिरा दिए जाए तो जमीन ही जमीन निकल आएगी। बंगलों का गिराना आप आसान समझते हैं? आसान तो नहीं समझता, लेकिन उपाय है। शहर के बाहर तो कोई रहेगा नहीं, इसलिए शहर के अंदर ही जमीन निकालनी पड़ेगी। बाज मकान इतने लंबे चौड़े हैं कि उनमें 1000 आदमी फैलकर रह सकते हैं। आप यही का मकान क्या छोटा है? इसमें 10 गरीब परिवार बड़े मजे से रह सकते हैं। सुखदा मुस्काई, आप तो हम लोगों पर ही हाथ साफ करना चाहते हैं। जो राह बताए उसे आगे चलना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के पास कुछ प्लॉट तो खाली होंगे। हाँ हैं, क्यों नहीं। मैंने उन सबों का पता लगा लिया है, मगर हाफिज जी फरमाते हैं उन प्लॉटों की बातचीत तय हो चुकी है। सलीम ने मोटर से उतरकर शांति कुमार को पुकारा। उन्होंने उसे अंदर बुला लिया और पूछा, किधर से आ रहे हो? सलीम ने प्रसन्न मुख से कहा, कल रात को चला जाऊंगा, सोचा आपसे रुखसत होता चलूं। इसी बहाने देवी जी से भी नियाज हासिल हो गया। शांति कुमार ने पूछा, अरे तो यूं ही चले जाओगे भाई क्या? कोई जलसा दावत कुछ नहीं? वाह, जलसा तो कल शाम को है। कार्ड तो आपके यहां भेज दिया था, मगर आपसे तो जलसे की मुलाकात काफी नहीं। तो चलते चलते हमारी थोड़ी सी मदद करो।
दक्षिण तरफ म्यूनिसिपैलिटी के जो प्लॉट हैं वो हमें दिला दो मुफ्त में। सलीम का मुख गंभीर हो गया। बोला, उन प्लॉटों की तो शायद बातचीत हो चुकी है। कई मेंबर खुद बेटों और बीबियों के नाम से खरीदने को मुंह खोले बैठे हैं। सुखदा विस्मित हो गई। अच्छा, भीतर ही भीतर ये कपट लीला भी होती है। तब तो आपकी मदद की और जरूरत है। इस माया जाल को तोड़ना आपका कर्तव्य है। सलीम ने आंखें चुराकर कहा, अब्बाजान इस मामले में मेरी एक न सुनेंगे, और हक ये है कि जो मामला तय हो चुका है उसके बारे में कुछ जोर देना भी तो मुनासिब नहीं। ये कहते हुए उसने सुखदा और शांति कुमार से हाथ मिलाया और दोनों से कल शाम के जलसे में आने का आग्रह करके चला गया। वहां बैठने में अब उसकी खैरियत न थी। शांति कुमार ने कहा, देखा आपने, अभी जगह पर गए नहीं पर मिजाज में अफसरी की बू आ गई। कुछ अजीब तिलिस्म है कि जो उसमें कदम रखता है उस पर जैसे नशा हो जाता है। इस तजवीज के ये पक्के समर्थक थे, पर आज कैसे निकल गए। हाफिज जी से अगर जोर देकर कहें तो मुमकिन नहीं कि वो राजी न हो जाए। सुखदा के मुख पर आत्मगौरव की झलक आ गई। हमें न्याय की लड़ाई लड़नी है, न्याय हमारी मदद करेगा, हम और किसी की मदद के मोहताज नहीं हैं। इसी समय लाला समरकांत आ गए। शांति कुमार को बैठे देखकर जरा झिझके, फिर पूछा, कहिए डॉक्टर साहब, हाफिज जी से क्या बातचीत हुई। शांति कुमार ने अब तक जो कुछ किया था वो सब कह सुनाया। समरकांत ने असंतोष का भाव प्रकट करते हुए कहा, आप लोग विलायत के पढ़े हुए साहब, मैं भला आपके सामने क्या मुंह खोल सकता हूं। लेकिन आप जो चाहें कि न्याय और सत्य के नाम पर आपको जमीन मिल जाए तो चुपके हो रहिए। इस काम के लिए 10-20 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। हर एक मेंबर से अलग अलग मिलिए, देखिए किस मिजाज का, किस विचार का, किस रंग ढंग का आदमी है, उसी तरह काबू में लाइए। खुशामद से राजी हो खुशामद से, चांदी से राजी हो चांदी से, दुआ तावीज जंतर मंतर जिस तरह काम निकले उस तरह निकालिए। हाफिज जी से मेरी पुरानी मुलाकात है। 25,000 की थैली उनके मामा के हाथ घर में भेज दो, फिर देखें कैसे जमीन नहीं मिलती। सरदार कल्याण सिंह को नए मकानों का ठेका देने का वादा कर लो, वो काबू में आ जाएंगे। दुबे जी को 5 तोले चंद्रोदय भेंट करके पटा सकते हो। खन्ना से योगाभ्यास की बातें करो और किसी संत से मिला दो। ऐसा संत हो जो उन्हें 2-4 आसन सिखा दे। राय साहब धनी राम के नाम पर अपने नए मोहल्ले का नाम रख दो, उनसे कुछ रुपए भी मिल जाएंगे। ये है काम करने का ढंग। रुपए की तरफ से निश्चिंत रहो। बनियों को चाहे बदनाम कर लो, पर परमार्थ के काम में बनिए ही आगे आते हैं। 10 लाख का बीमा तो मैं लेता हूं। कई भाइयों के तो वोट ले आया। मुझे तो रात को नींद नहीं आती। यही सोचा करता हूं कि कैसे ये काम सिद्ध हो। जब तक काम सिद्ध न हो जाएगा मुझे ज्वर सा चढ़ा रहेगा। शांति कुमार ने दबी आवाज से कहा, यह फन तो मुझे अभी सीखना पड़ेगा सेठ जी। मुझे न रकम खाने का तजर्बा है न खिलाने का। मुझे तो किसी भले आदमी से ये प्रस्ताव करते शर्म आती है। ये ख्याल भी आता है कि वो मुझे कितना खुदगरज समझ रहा होगा। डरता हूं कहीं घुड़क न बैठे। समरकांत ने जैसे कुत्ते को दुत्कार कर कहा, तो फिर तुम्हें जमीन मिल चुकी। सेवाश्रम के लड़के पढ़ाना दूसरी बात है, मामले पटाना दूसरी बात है। मैं खुद पटाऊंगा। सुखदा ने जैसे आहत होकर कहा, नहीं, हमें रिश्वत देना मंजूर नहीं। हम न्याय के लिए खड़े हैं। हमारे पास न्याय का बल है। हम उसी बल से विजय पाएंगे। समरकांत ने निराश होकर कहा, तो तुम्हारी स्कीम चल चुकी। सुखदा ने कहा, स्कीम तो चलेगी। हां, शायद देर में चले या धीमी चाल से चले, पर रुक नहीं सकती। अन्याय के दिन पूरे हो गए। अच्छी बात है, मैं भी देखूंगा। समरकांत झल्लाए हुए बाहर चले गए। उनकी सर्वज्ञता को जो स्वीकार न करे उससे वो दूर भागते थे। शांति कुमार ने खुश होकर कहा, सेठ जी भी विचित्र जीव है। इनकी निगाह में जो कुछ है वो रुपया। मानवता भी कोई वस्तु है, इससे शायद ये माने ही नहीं। सुखदा की आंखें सगर्व हो गईं। इनकी बातों पर न जाइए डॉक्टर साहब। इनके हृदय में जितनी दया, जितनी सेवा है, वो हम दोनों में मिलकर भी न होगी। इनके स्वभाव में कितना अंतर हो गया है, इसे आप नहीं देखते। 1.5 साल पहले बेटे ने इनसे ये प्रस्ताव किया होता तो आग हो जाते। अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाना साधारण बात नहीं है, और विशेषकर उस आदमी के लिए जिसने एक एक कौड़ी को दांतों से पकड़ा हो। पुत्र स्नेह ही ने ये काया पलट की है। मैं इसी को सच्चा वैराग्य कहती हूं। आप पहले मेंबरों से मिलिए, अगर जरूरत समझिए तो मुझे भी ले लीजिए।
मुझे तो आशा है हमें बहुमत मिलेगा। नहीं, आप अकेले न जाएं। कल सवेरे आइए तो हम दोनों चलें। 10 बजे रात तक लौट आएंगे। इस वक्त मुझे जरा सकीना से मिलना है। सुना है महीनों से बीमार है। मुझे तो उस पर श्रद्धा हो गई है। समय मिला तो उधर से ही नैना से मिलती आऊंगी। डॉक्टर साहब ने कुर्सी से उठते हुए कहा, उसे गए तो 2 महीने हो गए, आएगी कब तक? यहां से तो कई बार बुलाया गया, सेठ धनीराम विदा ही नहीं करते। नैना खुश तो है। मैं तो कई बार मिली, पर अपने विषय में उसने कुछ नहीं कहा। पूछा तो यही बोली, मैं बहुत अच्छी तरह हूं। पर मुझे तो वो प्रसन्न नहीं दिखी। वो शिकायत करने वाली लड़की नहीं। अगर वो लोग उसे लातों मारकर निकालना भी चाहें तो घर से न निकलेगी और न किसी से कुछ कहेगी। शांति कुमार की आंखें सजल हो गईं। उससे कोई अप्रसन्न हो सकता है? मैं तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। सुखदा मुस्कुराकर बोली, उसका भाई कुम्हारगी है, क्या ये उन लोगों की अप्रसन्नता के लिए काफी नहीं? मैंने तो सुना मनीराम पक्का शोहदा है। नैना के सामने आपने ये शब्द कहा होता तो आपसे लड़ बैठती। मैं एक बार मनीराम से मिलूंगा जरूर। नहीं, आपके हाथ जोड़ती हूं। आपने उनसे कुछ कहा तो नैना के सिर जाएगी। मैं उनसे लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं उसकी खुशामद करने जाऊंगा। ये कला जानता नहीं, पर नैना के लिए अपनी आत्मा की हत्या करने में भी मुझे संकोच नहीं है। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। निस्वार्थ सेवा की वो देवी अगर मेरे सामने दुख सहे तो मेरे जीने को धिक्कार है। शांति कुमार जल्दी से बाहर निकल आए। आंसुओं का वेग अब रोके न रुकता था। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 33वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।